हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आपका स्वागत करता हूं नयन आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में कुछ पुरानी चीज़ें जो बची हुई हैं लाइकेन के बारे में। और लाइकेन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे और एक नए टॉपिक की तरफ लेके चलेंगे। बायोलॉजी की क्लास जो है लगातार हो रही है और पूरा प्रयास है कि आप जो परीक्षाएं आगे होने वाली हैं उसमें आपको इनसे मदद ज़रूर मिले। तो बिल्कुल जो है जो पॉइंट्स हैं आप उनको नोट करते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। हमारे चैनल पे आपने देखा होगा कि प्लेलिस्ट सब बनी हुई है हर विषय के अलग अलग, उनसे ज़रूर लाभ उठाएं दोस्तों। तो ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं हम जीव विज्ञान की बायोलॉजी की, जो कि है लाइकेन के बारे में। लाइकेन के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, सारी बातें हो चुकी हैं उनकी विशेषताओं से लेके उनका जो संगठन है, किस तरह उनकी संरचना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि आर्थिक महत्व उनका किस तरह से है हमारे जीवन में, कैसे वो हमें लाभ पहुंचाते हैं, यही आज हमें जानना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं लाइकेन का आर्थिक महत्व। हमें क्या देखना है? लाइकेन का आर्थिक महत्व, ठीक है। आपको लाइकेन के बारे में ये चीज तो पहले से ही पता है कि जो लाइकेन होता है, ठीक है, जो ये जो लाइकेन है ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध का। ये बात आपको पहले से पता है, महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे लाइकेन का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, ये चीजें हमें समझनी है। तो सबसे पहले आप जानिए, पहला जो पॉइंट हमारा है, मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। ये मृदा निर्माण में सहायक, देखिए ये चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। इनका आवास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम देखेंगे इनके बारे में कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जिस जगह इनका आवास है उसमें जो है चट्टान भी है, तो चट्टानों पे पाए जाते हैं। तो ये जो है कुछ केमिकल रिलीज करते रहते हैं, उससे क्या होती है, चट्टान भुरभुरी होती है, उसका अपक्षय होता है। और दूसरी बात, मृदा में ये जो है, जब भी ये मृदा में पाए जाते हैं तो वहाँ भी ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। और शैवाल का और कवक का जो ये सहजीवी संबंध है, इस माध्यम से मृदा की उर्वरता में भी ये वृद्धि करते हैं। किस तरह? एक इनका जो है भाग होता है शैवाल का और एक होता है कवक का। तो जो शैवाल होता है ये क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है। और जो कवक होता है ये इन्हें खनिज लवण, जल और नाइट्रोजन के उन यौगिकों को उपलब्ध कराता है जिसे शैवाल जो है आसानी से ग्रहण कर सके प्रोटीन के निर्माण में या अपनी और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इस तरह जो है ये मृदा को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है या पोषक तत्वों से भरपूर बनाता है। तो मृदा निर्माण में ये सहायक होते हैं अपक्षय के माध्यम से, और उर्वरता की भी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होते हैं। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। लाइकेन क्या होते हैं? मृदा निर्माण में भी सहायक होते हैं और मृदा की जो है उर्वरता में भी ये सहायक सिद्ध होते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में, किसमें? खाद्य पदार्थ के रूप में। खाद्य पदार्थ के रूप में भी इनका बहुत महत्व है। कई जगह ये खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है ये हम डिस्कस करते हैं। कहाँ कहाँ डिस्कस करते हैं कि ये खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और किस तरह से, ठीक है। अब देखिए जैसे आर्कटिक का जो क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र में जो है रेंडियर मांस या क्लेडेनिया, ठीक है, रेंडियर मांस या क्लेडोनिया या रेंडियर मांस, ये दोनों क्या है? दोनों खाद्य पदार्थ है। और क्या है? ये लाइकेन है। क्या है? ये है लाइकेन।
और ये प्रयुक्त किए जाते हैं आर्कटिक प्रदेशों में। जहाँ आर्कटिक प्रदेश है, रेंडियर आपने सुना होगा, रेंडियर एक जो है प्रजाति है जीवों की, जो पालतू पशु होते हैं, जैसे मैदानी इलाकों में कुत्ते होते हैं वैसे वहाँ रेंडियर होते हैं। ठीक है, अब देखिए वो फिर कभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइकेन की ये जो प्रजातियां हैं, रेंडियर मास है या क्लेडोनिया है, इनको भोजन के रूप में आर्कटिक क्षेत्र के लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक चीज हो गई। अब देखिए आइसलैंड मास, आइसलैंड मास, आइसलैंड मास कहाँ प्रयोग किया जाता है? स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड इत्यादि जो यूरोपीय देश हैं, इत्यादि यूरोपीय देशों में, जो ये देश है यूरोपीय देश, इन यूरोपीय देशों में भोजन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? आइसलैंड मास का। किसका इस्तेमाल होता है? आइसलैंड मास का। इनका अक्सर इस्तेमाल स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड में या और यूरोपीय देशों में होता है। खासकर किस चीज को बनाने के लिए होता है? केक बनाने के लिए, केक निर्माण में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, इन प्रजातियों का, आइसलैंड मास प्रजातियों का इस्तेमाल किस चीज में होता है? केक के निर्माण में। जैसे आपने यहाँ देखा रेंडियर मास या क्लेडोनिया का इस्तेमाल किस चीज में होता है? आर्कटिक प्रदेशों में भोजन के रूप में, वैसे इनका इस्तेमाल केक के लिए होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब हमारे भारत में भी खासकर साउथ इंडिया में भी इसका इस्तेमाल होता है, लाइकेन का। ठीक है, लाइकेन किस तरह प्रयोग किए जाते हैं? दक्षिण भारत में परमेलिया, दक्षिण भारत में एक प्रजाति है परमेलिया। क्या है? परमेलिया। परमेलिया को किस चीज के बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सालन। एक सालन भोज्य पदार्थ होता है जो खासकर दक्षिण भारत में बहुतायत रूप से खाया जाता है, बनाया जाता है। तो सालन बनाने में किसका प्रयोग होता है? परमेलिया। ये क्या है? लाइकेन की एक प्रजाति है। क्या है? लाइकेन की एक प्रजाति है। क्लियर हुआ? एक होता है अर्चिल लेकेनोरा, अर्चिल लेकेनोरा, ये भी एक लाइकेन है। इससे क्या प्राप्त किया जाता है? नीला रंग। मतलब भोजन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ये प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आपने ये सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, प्रयोगशाला में लाल लिटमस, नीला लिटमस। लिटमस क्या है? संसूचक है रंग का। लिटमस क्या है? रंग का संसूचक है। तो ये जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर आपने सुना होगा, विज्ञान की किताबों में पढ़ा भी होगा कि लिटमस पेपर जो है लाल हो जाता है, या लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, नीला लिटमस पेपर कुछ प्रयोगों में लाल हो जाता है। तो ये जो लिटमस पेपर है प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला, ये किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस पेपर। ये किससे प्राप्त किया जाता है लिटमस पेपर? रोसेला। इसका नाम क्या है? नाम याद रखिए, लिख लीजिए, रोसेला लाइकेन से ही जो है ये लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। मतलब यहाँ भी इसका यूज है। अब कुछ प्रजातियां हैं जैसे लोबेरिया हो गया, इर्बेनिया, लोबेरिया, रेमेनिला हो गया, इर्बेनिया हो गया, लोबेरिया हो गया। इन प्रजातियों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इत्र बनाने के लिए। किसके लिए? इत्र निर्माण में। किसके निर्माण में? इत्र निर्माण में इनका प्रयोग होता है, सेंट बनाने में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इनका विविध प्रयोग है। ठीक है, इनका प्रयोग विविध क्षेत्रों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसका प्रयोग? लाइकेनों का प्रयोग। मिर्गी रोग, अब जैसे औषधि के रूप में बताया जाए तो परमिलिया सेक्सटिलिस,
परमिलिया सेक्सटिलिस। नाम ध्यान से देखिएगा, परमिलिया सेक्सटिलिस। ये क्या है? ये लाइकेन की एक प्रजाति है। मिर्गी रोग आप जानते होंगे, मिर्गी, ठीक है, मिर्गी। मिर्गी रोग में इसका प्रयोग किया जाता है औषधि के रूप में। मिर्गी रोग की औषधि के रूप में, औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है परमिलिया सेक्सटिलिस। ये औषधि में काम आता है, लाइकेन की प्रजाति, ठीक है। इनको नोट डाउन आप करते रहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और याद नहीं होगा इतनी आसानी से, तो आप इनको पेन से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीजें आपको याद रहे, परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप बता दें। हालांकि सबके नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब जैसे जो है बहुत सारी औषधियाँ की, डायरिया जो बीमारी है बच्चों में होती है अधिकतर, हाइड्रोफोबिया क्या है? पानी से डर, ठीक है। पीलिया हो गया, काली खांसी हो गया, काली खांसी हो गया, ठीक है। ये सारे जो रोग हैं, इनकी जो कुछ औषधियां महत्वपूर्ण है, वो किनसे प्राप्त की जाती हैं? लाइकेन से प्राप्त की जाती है। लाइकेन से कुछ औषधियां ऐसी हैं जो इन रोगों में काम आती हैं। क्लियर हुआ? असनिया, 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 असनिया क्या है? ये है जो है एक तरह से लाइकेन है, जिससे क्या बनती है? एंटीबायोटिक दवा। प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक कहते हैं। प्रतिजैविक क्या प्राप्त किया जाता है? असनिक एसिड, मतलब असनिक अम्ल। असनिया लाइकेन का नाम है और असनिक एसिड इससे प्राप्त किया जाता है। ये क्या है? एंटीबायोटिक है या प्रतिजैविक औषधि है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? चलिए, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। आपको ये सब याद करना चाहिए ताकि अगर मिलान के लिए भी आए तो आप इसको हल कर सकें। लाइकेन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ के हम नहीं चल सकते। चलिए, लाइकेन का आर्थिक महत्व हो गया। जो बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजें थी वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। इससे ज्यादा कहीं भी आपको नहीं पढ़ना है, चाहे पुस्तक में कहीं भी मिले आपको दिया गया हो, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। आपका काम इससे बाहर नहीं जाने की जरूरत, आपका काम इसमें हो जाएगा, ठीक है। मैंने ज्यादा से ज्यादा बता दिया है ताकि कुछ छूटे ना आपको। थोड़ा सा आप सिलेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो है इससे बाहर आपको नहीं देखना है, क्योंकि जीव विज्ञान का एक अपना महत्व भले है जीएस में, लेकिन आपको डेप्थ को ध्यान में रखना है कि कितना डेप्थ आपको लेना है, ठीक है। आपको उस हिसाब से मैं बताऊंगा, ध्यान रखना है आपको। अब लाइकेन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है एक नया टॉपिक। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे पादप जगत से या प्लांट किंगडम से। आइए उसको शुरू किया जाए, ठीक है। पादप जगत भी बहुत महत्वपूर्ण है। पादप जगत ये है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को समझना है, बहुत महत्वपूर्ण इस सेंस में है क्योंकि आपको पता है कि ये जो है वो जगत है जो धरती पे एक तरह से जीवन का आधार है, प्राथमिक उपभोक्ताओं के लिए और जीवन के लिए, क्योंकि यही अपना भोजन खुद बनाते हैं और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को भोजन प्रदान करते हैं। और कहीं न कहीं द्वितीय तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं इस संसार में, वो चाहे वो पौधों के ऊपर निर्भर हो, चाहे पौधों पर जो प्राणी निर्भर करते हैं उन पर निर्भर हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, ध्यान दीजिएगा। एक तो भोजन के रूप में, दूसरी प्राणवायु ऑक्सीजन के रूप में, क्योंकि जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं भोजन बनाने के लिए, तो उस प्रक्रिया में ये CO2 का इस्तेमाल करते हैं, जिससे CO2 वायुमंडल से अवशोषित हो जाती है, प्रदूषण कम होता है, ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। और दूसरी चीज क्या होती है, जब ये सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं तो हमें प्राणवायु मिलती है। तो इसलिए वृक्ष ज्यादा से ज्यादा या पादप का ज्यादा से ज्यादा रहना बहुत आवश्यक है हमारी पारिस्थिति के लिए भी। तो पादप जगत में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है समझते हैं। सभी जो भी जीव मंडल है, जीव मंडल
जब हम जीव मंडल की बात करते हैं तो जीव मंडल मतलब होता है बायोस्फीयर। अब हम यहाँ जो है आपको इकोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए जीव मंडल क्या है। जीव मंडल जहां भी जीव निवास करे, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब जमीन से नीचे, मतलब जल में भी, जमीन पर भी और वायुमंडल में भी, जहां तक भी जीवों का निवास हो, जहां तक भी आपको जीव मिले, उनकी उपस्थिति मिले, वो क्या है, जीव मंडल है। तो इसलिए क्या बताया है, जीव मंडल के सभी बहुकोशिकी, कौन, बहुकोशिकी प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। अभी आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, तो इसलिए अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता रखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी, बहुकोशिकी, ससीम केंद्र की, मतलब इसमें एक निश्चित केंद्रक पाया जाता है, निश्चित केंद्रक होता है। और क्या होता है, केंद्रक के चारों तरफ क्या होती है, एक केंद्रक कला होती है या केंद्रक भित्ति होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। क्लियर हुआ। तो ससीम केंद्रकीय होते हैं, उत्पादक है ये। प्लांट जगत को क्या कहा जाता है, आप जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो इनको देखेंगे, इनका रोल किस चीज का होता है, प्रोड्यूसर का। ये प्राथमिक उत्पादक है या प्रोड्यूसर है, और इन पर निर्भर करने वाले कंज्यूमर है या उपभोक्ता है। ध्यान दीजिएगा, इस मामले में इनका महत्व है। और ये क्या है, जो सबसे बड़ी बात है इनकी, स्वपोषी। इनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक है मतलब स्वपोषी, ये भोजन के लिए किसी पे निर्भर नहीं है, बल्कि अपना भी भोजन बनाते हैं और दूसरों को भी भोजन प्रदान करते हैं। क्लियर हुआ। तो इनकी क्या विशेषता है, पादप जगत में वो जीव आते हैं, उन जीवों को पादप जीवों में रखा गया है, पादप जगत में रखा गया है, जो इस जीव मंडल, इस बायोस्फीयर में जहां भी जीवन संभव है, उसमें क्या है, ये सभी जीव क्या है, बहुकोशिकीय होंगे, प्रकाश संश्लेषी होंगे, ससीम केंद्र की या केंद्रकीय, मतलब इसमें एक निश्चित केंद्रक तो होगा ही, केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली होगी जो इनके पोषका द्रव्य को केंद्रक से अलग करेगी। ठीक है। उत्पादक है ये, क्योंकि ये भोजन का उत्पादन करते हैं। स्वपोषी तो है ही, क्योंकि अपने लिए भी भोजन का उत्पादन करते हैं और दूसरों के लिए भी, ये भोजन के लिए अपने पे निर्भर करते हैं। ज्यादातर प्रजातियां भोजन के लिए निर्भर, कुछ एक अपवाद है, और वो भी भोजन के लिए पूरी तरह निर्भर नहीं करती। जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया होगा कि आपने देखा होगा कि जो घटपर्णी का पौधा होता है, नेपेंथीज जिसको कहते हैं, तो उसका जो पौधा होता है घटपर्णी का, जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती हैं, वो क्या करता है, वो ऐसी मृदा में उगता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। वो स्वाभाविक रूप से वहां उसका प्राप्ति स्थान ही है। तो वहां क्या करता है, नाइट्रोजन तत्व को प्राप्त करने के लिए उसकी जड़ों में या उसके आसपास वो जीवाणु भी नहीं पाए जाते होंगे जो उसे नाइट्रोजनी पदार्थ प्रदान कर सके। तो इसके लिए उसकी एक अपनी व्यवस्था है कि वो क्या करता है कि वो जो घड़े के आकार की उसकी पत्तियां होती हैं, उसमें कोई भी कीट फंस जाता है तो वो उनका भक्षण कर लेता है। ठीक है। इस तरह कीटों के शरीर से वो नाइट्रोजन पदार्थ प्राप्त कर लेता है। तो आंशिक रूप से वो निर्भर है, लेकिन ये एक अपवाद है। बाकी ये आत्मनिर्भर स्वपोषी जीव है पादप जगत के। क्लियर हुआ आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। केंद्र की है ये, इस जगत के सारे जीव जो है केंद्र की है, ससीम केंद्र की, स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषी है, बहुकोशिकीय है। क्लियर हुआ। अब देखिए पादप जगत का विभाजन देखेंगे हम। पादप जगत का विभाजन देखा जाए, विभाजन, इसको पादप जगत का विभाजन करते हैं। अब विभाजन करते हैं तो यहां रखते हैं हम थैलोफाइटा को, थैलोफाइटा। बहुत अंदर तक हम नहीं जाएंगे इसके उन चीजों में जो नहीं पूछा जाता है, केवल मोटी मोटी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। हम हमेशा यहाँ ध्यान रखेंगे कि वही चीज डिस्कस करें जो परीक्षा में आपको पूछी जाए। और तीसरा होता है ट्रैकियोफाइटा,
एक आउटलाइन, लेकिन आपको हर चीज़ की जानना जरूरी है, तभी आपको समझने में और याद करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में इनका विभाजन किया गया है। तीन चीजें समझिए। अब ट्रैकियोफाइटा में इनका विभाजन किया गया है तीन चीजों में। टायरिडोफाइटा है, क्या है? टायरिडोफाइटा, हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्या है? अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, जिनके बीज क्या होते हैं? अनावृत होते हैं। आवृत बीजी, और क्या है? आवृत बीजी, जिनके बीज जो है क्या होते हैं? ढके होते हैं, जैसे सेब। ये क्लियर हुआ? अब देखिए, आवृत बीजी में भी क्या होगा? एक बीज पत्री होंगे, एक बीज पत्री। कुछ बीज आपने देखा होगा कंप्लीटली एक ही होते हैं, कुछ होते हैं दो बीज होते हैं, जैसे चना और मटर द्विबीजपत्री हैं। दूसरे क्या है? द्विबीजपत्री। क्लियर हुआ? चलिए, ये एक आउटलाइन हो गई। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा में इनको बांटते हैं। फिर ट्रैकियोफाइटा में तीन चीजें हैं। टेरिडोफाइटा है, अनावृत बीजी है और आवृत बीजी हैं। आवृत बीजी में एक बीज पत्री है, मतलब जो जिनके बीज आवृत होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। अब इनको थोड़ा थोड़ा हम आगे डिस्कस कर लेंगे। उन चीजों पे आते हैं जो परीक्षा में पूछी जाएंगी। ठीक है, उन चीजों को फोकस करते हैं फिर से। ये इनका एक विभाजन है पादप जगत का। आइए थैलोफाइटा से शुरू करते हैं और वो बातें जानते हैं जो आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा देखा जाए। थैलोफाइटा क्या है दोस्तों? मुख्य रूप से इसमें क्या आते हैं? थैलोफाइटा में मुख्य रूप से क्या आते हैं? मुख्य रूप से आएंगे शैवाल, शैवाल आएंगे। अच्छा, थैलोफाइटा का मतलब क्या है? थैलोफाइटा वो जीव हैं जिनका जो आकार होता है वो थैलस आकार का होता है। थैलस, थैलस, थैलस का मतलब एक थैली या एक छोटा सा थैलस का मतलब समझ लीजिए एक ऐसी संरचना जिसमें अंग जो है विशेष अलग अलग ना हो, एक थैली जैसा आप समझ लीजिए थैलस का। ठीक है, थैलस, थैलस इसको कहते हैं। तो इसमें जो है जो जीवों का शरीर होता है वो बटा नहीं होता। किसमें? जड़ में, जड़ में, तने में या पत्तियों में। ये पत्तियों में विभक्त नहीं होता, मतलब अलग अलग अंग नहीं होते, एक थैली नुमा होता है, उसमें सारे अंग शामिल होते हैं। तो ये जो है इस जगत के जो है थैलोफाइटा जगत के जो जीव होते हैं उनकी ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। पहचानना हो तो आप जान लीजिए उनका जो शरीर होता है थैलस आकृति का, थैले की आकृति का होता है। जड़, तने और पत्तियों का विभाजन अलग अलग नहीं होता। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसमें दूसरी चीज देखेंगे हम, कौन कौन से जीव आएंगे, इससे चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी आपको। थैलोफाइटा किसे कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं शैवाल को। किसको कहते हैं? शैवाल को कहते हैं, कवक को कहते हैं, ठीक है, जीवाणु को कहते हैं। कवक, शैवाल या जीवाणु, किसी में आपने देखा है कि अंग अलग अलग होगा? जैसे और जीव होते हैं और जगत के जीव, उसमें अंग अलग अलग होता है। क्या इसमें आपको दिखा कि किसी जो है जीव का अंग अलग अलग है? बिल्कुल नहीं, ऐसा किसी में नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है? थैलस के रूप में रहता है। ठीक है, इसीलिए थैलोफाइटा इनको कहा जाता है। अब बस इतना आप जान लीजिए थैलोफाइटा वर्ग के बारे में। अब एक एक चीज इसमें डिस्कस करेंगे हम थैलोफाइटा वर्ग के बारे में, किसमें कौन कौन से जीव आएंगे। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, और इसमें हम देखेंगे किसको? शैवाल को। शैवाल को देखेंगे, एक एक करके इन चीजों को देखेंगे। ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शैवाल या एल्गी के बारे में आपको जानना है। एल्गी, ALGAE, एल्गी। ठीक है, चलिए, एल्गी क्या होते हैं? एल्गी जीवों के बारे में जानते हैं। ये क्या है? पादप जगत आप पढ़ रहे हैं, पादप जगत, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा।
पादप जगत के सबसे सरलतम जीव है शैवाल या एल्गी। सबसे सरलतम कहा जाए तो कौन है? शैवाल। सबसे सरलतम जीव पादप जगत के, ठीक है, पादप जगत के सबसे सरलतम जीव जो है कौन है? शैवाल है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो है, ये तो बात क्लियर है पादप जगत के हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तीसरी चीज क्या? इनका जो अध्ययन है इसको क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। इनका अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ये सवाल भी पूछता है परीक्षा में। माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? माइकोलॉजी किस प्रजाति के जीवों के अध्ययन को कहा जाता है? तो कवक को कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अध्ययन किया जाता है शैवालों का या एल्गी का। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये इनमें विशेषता क्या है? इनमें हरित लवक होता है, हरित लवक होता है, और क्या होता है? संवहन ऊतक रहित। इनका जो शरीर होता है वो संवहन, मतलब जो संवहन के लिए ऊतक पाए जाते हैं, जैसे हमारे शरीर में पाए जाते हैं या विकसित जीवों के शरीर में संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, इनमें अनुपस्थित होते हैं। और स्वपोषी तो ये होते ही, आपको पता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अगर है, क्लोरोफिल इनमें है, तो ये स्वपोषी में आएंगे, मतलब ऑटोट्रोफिक होते हैं शैवाल। क्लियर हुआ? इनके बारे में चीजें क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन? चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इनके और विशेषताओं के बारे में। ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, पोषण कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। आइए हम इनके आवास के बारे में जानते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं? आवास। इनका आवास कहाँ होता है? ताजे जल, समुद्री जल, कीचड़, तालाब, नदी, गर्म जल के झरने, पहाड़ों, चट्टानों, मतलब बहुत सारी जगह, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है अमूमन जहां ये न पाए जाते हो। जहां भी अनुकूल परिस्थितियां होंगी थोड़ा बहुत भी, तो वहां ये पाए जाएंगे। क्लियर हुआ? मतलब इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषता देखिए। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं अधिपादप। जो अधिपादप के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, इपीफाइट्स अधिपादप पढ़ाया था मैंने, जब आपको बताया था कि किस तरह जो है पादपों का वर्गीकरण है। मैंने पहले एक बार बताया था आपको अधिपादपों के बारे में। बहुत सारे पौधे होते हैं, कुछ लवणोद्भिद होते हैं, कुछ जलोद्भिद होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। वही मैंने आपको इपीफाइट्स बताया था। तो इपीफाइट्स का मतलब है कोई ऐसे पादप जो दूसरे पादपों पे क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। एपिफाइट्स का मतलब क्या है? ये जो है दूसरे पादपों पे निर्भर रहते हैं। जैसे एक पादप है ऊडोगोनियम एक ऐसी प्रजाति है शैवालों की जो अधिपादप के रूप में दूसरे पौधों पर चिपकी रहती है या निर्भर करती है। ठीक है, कौन सा नाम है उसका? ऊडोगोनियम। चलिए, इसको देख लिया आपने। अच्छा, अब देखिए एक प्रोटोडर्मा शैवाल है, बड़े मजेदार शैवाल हैं। ये अपने जो है आवास के रूप में, ये आवास के रूप में है। आप ये चीज जान लीजिएगा, जरूरी नहीं कि जो है और कोई इनकी आवश्यकता, क्योंकि आपको पता ही है जो शैवाल होते हैं, शैवाल स्वपोषी तो खुद हैं, लेकिन आवास डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। हम हैबिटाट इनका डिस्कस कर रहे हैं। ये भोजन के रूप में नहीं चिपके रहते, ये आवास के रूप में पाए जाते हैं। मतलब इतनी जगह आपने देखी, गर्म जल के झरने हो, तालाब हो, नदी हो, इनके अलावा भी ये अलग अलग जीवों के शरीर पर भी आवासीय रूप से निर्भर रहते हैं। जैसे
एक आपको बताया क्या, प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा ये एक ऐसा शैवाल है जो कछुए की पीठ पर रहता है, कछुए की पीठ पर रहता है। बड़ा सा कछुआ जो कच्छप होता है, आपने वीडियोस में अगर देखा होगा तो हरे हरे रंग की काई जैसा उसके कवच पे रहता है, वो यही शैवाल होता है। इसका नाम क्या होता है, प्रोटोडर्मा। आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। तो वो जो है उसके ऊपर वाली खोल पे जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच होता है, उस पे ये शैवाल रहता है। इसका नाम क्या है, प्रोटोडर्मा। क्लियर हुआ? चलिए, क्लेडोफेरा। क्लेडोफेरा एक शैवाल है, क्लेडोफेरा। इसका नाम क्या है, क्लेडोफेरा। प्रोटोडर्मा तो रहता है कछुए पर। क्लेडोफेरा। क्लेडोफेरा किसकी पीठ पर रहता है, घोंघे के ऊपर रहता है, घोंघे के कवच के ऊपर, कवच के ऊपर, घोंघे के कवच के ऊपर। तो जो घोंघा होता है उस पे ये शैवाल रहता है। क्या नाम है इसका, क्लेडोफेरा। और प्रोटोडर्मा किसके ऊपर रहता है, कछुए की पीठ पर। ठीक है, सवाल पूछा भी जा सकता है। अब देखिए, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं कि जो जैसे ये तो इनके शरीर के ऊपर हो गया, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो जीवों के शरीर के अंदर वास करते हैं। ये अलग बात है कि उनसे नुकसान नहीं होता, जैसे कभी कभी कुछ से हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है ऐसा होता है कि उनसे नुकसान नहीं होता। और वो जो है एक सहजीवन संबंध स्थापित करते हैं। जैसे हम बताएं, हाइड्रा एक जीव है, जैसे जुक्लोरेला, नाम ध्यान दीजिएगा, जुक्लोरेला। जुक्लोरेला ये जो शैवाल है ये पाया जाता है हाइड्रा। हाइड्रा ये एक निम्न वर्गीय जो है जीव है, निम्न वर्गीय जीव है, मतलब बहुत विकसित जीव नहीं है। हाइड्रा निम्न वर्गीय जीव है। इसके शरीर के अंदर, इसके शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है शैवाल जिसका नाम है जुक्लोरेला। अब इनमें क्या होता है, जुक्लोरेला और हाइड्रा में सहजीवन संबंध होता है। क्या होता है, सहजीवन संबंध। ठीक है, इनके शरीर के अंदर पाया जाता है। चलिए ठीक है, तो ये एक उदाहरण हो गया सहजीवन संबंध का भी। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कुछ अपवाद मिलेंगे आपको जो स्वकोषी नहीं होते। ठीक है, परजीवी होते हैं। अब वो परजीवी क्या है, चाय और कॉफी की जो पत्तियां हैं इन पे पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं, चाय या कॉफी की पत्तियों पर, पत्तियों पर परजीवी के रूप में, पैरासिटिक होते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चाय या कॉफी की जो पत्तियां हैं इन पे परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये कौन से शैवाल हैं, सीफेल्यूरोस। नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप जान लीजिए, सीफेल्यूरोस, ल्यूरोस ये नाम नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन आप जान लीजिए क्या नाम है, सीफेल्यूरोस। ये पत्तियों पर पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं, किसके, चाय और कॉफियों के। और ध्यान दीजिए ये क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, पैरासिटिक होते हैं। अब देखिए पेड़, अब आपने देखा होगा जो पेड़ है उनकी छालों पे देखा होगा, दीवारों पे, चट्टानों पे हरी हरी काई के रूप में देखा होगा। बहुतायत तो आपने इन्हीं को देखा होगा। ठीक है, पेड़ की छाल है, चट्टान है, पत्थर है, उस पे हरी हरी काई के रूप में आपने जो देखा होगा, तो वो क्या है, साइमन सिएला। साइमन सिएला जो शैवाल है यही आपने देखा होगा ज्यादातर कहाँ, पेड़ों की छालों पर, छालों पर, चट्टानों पर, चट्टानों पर, और कहाँ, दीवारों पर, यही शैवाल पाया जाता है। साइमन सिएला हरे हरे रंग का आपको दिखता है, हालांकि शैवाल कई रंग के होते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पाया जाता है। अब ये आवास हम लोग देख रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ पाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, शैवाल जो होते हैं ना अंतड़ियों में भी पाए जाते हैं, मतलब इंसान सहित जो है बहुत सारे जीवों के। ठीक है, मतलब मनुष्य और
अन्य जंतुओं की अतड़ियों इंस्टेटाइम में पाए जाते हैं, अतड़ियों में शैवाल पाए जाते हैं। सोचिए इनका नाम क्या है, ऑसिलोटोरिया, ऑसिलेटोरिया, ये आप याद कर लीजिए इसका नाम ऑसिलेटोरिया। क्या है इसका नाम, ऑसिलेटोरिया। ये चूंकि मनुष्य के भी आंत में पाया जाता है और भी जंतु होते हैं उनकी आंत में ये उपस्थित होता है, इनका आवास होता है, लेकिन इनसे नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इनसे नुकसान नहीं होता है। चलिए, आपने देखा होगा बहुत सारे जीवाणु भी पाए जाते हैं जीवों के शरीर में, लेकिन वो लाभदायक ही होते हैं, नुकसानदायक नहीं होते। ठीक है, चलिए ये चीज आपने देख ली इनके आवास के बारे में। क्या देखा आपने, हैबिटाट के बारे में। अब देखिए शैवालों में जो आपको देखना है प्रजनन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बहुत अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, बस आप जान लीजिए कि इसमें प्रजनन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से इनमें प्रजनन हो सकता है, प्रकार से। ठीक है, 3 प्रकार से। पहला कायिक हो सकता है, दूसरा अलैंगिक हो सकता है, और तीसरा लैंगिक। बस यही आपको इतना जानना है कि तीनों प्रकार से इनमें प्रजनन संभव है। ठीक है, बस इतना, इससे ज्यादा आपको इनके बारे में जानना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब जो शैवालों के बारे में और चीजें आपको जाननी है, कैसे ये मूवमेंट करते हैं, कैसे और प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या हमको देखना है, गति। हाँ, कैसे मूवमेंट करते हैं, गति देखना है। अब गति के लिए आप ये चीज जान लीजिए कि ये इनमें फ्लैजिला होता है। क्या होता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब क्या होता है, रोमाप होते हैं एक तरह से, जो इनको मूवमेंट करने में सहायक होते हैं। देखिए जो पादप जगत में शैवाल आप देख रहे हैं, या आप पादप जगत में जैसे आप शैवाल में देखेंगे तो फ्लैजिला पाया जाएगा। जीवाणु में आप देखेंगे, जैसे आप देखते हैं उसको क्या नाम है, अमीबा को आप देखते हैं तो इसमें कूटपाद या पादाप पाए जाते हैं। पैरामीशियम में भी जो है क्या होता है, रोमा भी पाया जाता है। कशाभिका किस में पाया जाता है, जो कोड़े जैसी संरचना होती है, युग्लिना में पाया जाता है, जो पादप और जंतु जगत का एक संयोजक कड़ी है। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, गति करने के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक तरह से रोम होते हैं। इनमें जो है आपको पहले से ही पता है, जैसे इस थैलाफाइटा में आप देख रहे हैं, तो इनका जो शरीर होता है शैवालों का, इनका जो शरीर होता है वो जड़ तना, देखिए पादप है ये, थैलोफाइटा के हैं तो थैलस के रूप में होते हैं, पादप जगत में है स्वपोषी, लेकिन इनमें जड़ तना और पत्तियों में, जड़ तना और पत्तियों में विभक्त नहीं होता। जो शरीर होता है वो जड़ तना और पत्तियों में विभक्त नहीं होता। क्लियर हुआ, तो ये जान लीजिए कि ये जो है बहुत ही सरल जीव है, थैलस, एक तरह से थैलस जो है इनके उसमें पाया जाता है, थैलस रूप में ये पाया जाता है, जिनकी संरचना है वो थैलस रूप में होती है। ठीक है, ये आपको इस प्रजाति के जीव में सब में ये चीज आपको मिलेगी। अब देखिए, क्या इनमें भ्रूण होता है, क्या इनमें भ्रूण होता है, नहीं, ये भ्रूण रहित होते हैं। क्या होते हैं, शैवाल। ठीक है, भ्रूण रहित होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनमें भ्रूण नहीं पाया जाता है। सेलुलोज भित्ति पाई जाती है, सेलुलोज भित्ति। एक एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करता हूं ताकि कोई पॉइंट आपको छूटे ना। मैक्सिमम जो भी पॉइंट्स है, जो भी आपको सही या गलत एग्जाम में करवा सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, सारे पॉइंट एक जगह मैं आपको डिस्कस करता हूं। अगर सब पॉइंट आप ध्यान से सुनेंगे या नोट कर लेंगे तो कोई छूटेगा नहीं, खासकर एग्जाम में आपको तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। क्या है, सेलुलोज भित्ति का मतलब हो गया कोशिका भित्ति। आपने देखा है ना कि पादप जगत के जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती थी, उसी की बात हो रही है कि सेलुलोज भित्ति पाई जाती है। ठीक है, चलिए एक चीज ये क्लियर हो गई। और क्या जानना है, इसमें जो खाद्य पदार्थ होता है, क्या होता है, खाद्य पदार्थ शैवालों में, ये किसके रूप में उपस्थित रहता है,
स्टार्च के रूप में। खाद्य पदार्थ किसके रूप में उपस्थित रहता है? स्टार्च के रूप में। क्लियर हुआ? और क्या जानना है आपको? अब देखिए, इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो है इनके प्रमुख लक्षण, जैसे कोशिका भित्ति किसकी है? सेल्यूलोज की है। भ्रूण इसमें नहीं पाया जाता। अब देखिए, कुछ अधिकांश जो इसमें होते हैं शैवाल। अब आपको ये लगता होगा कि शैवाल कहाँ रहते हैं, क्या जलीय होते हैं या स्थलीय होते हैं? तो ये जान लीजिए कि जो शैवाल होते हैं, मैक्सिमम शैवाल जो है, ज्यादातर शैवाल जलीय ही होते हैं। अधिकांश जो होते हैं वो क्या होते हैं? जलीय होते हैं। अधिकांश शैवाल जलीय। अब जलीय में जो है लवणीय जल भी हो सकता है और लवणीय जल भी हो सकता है, वह अलवणीय भी हो सकता है। मतलब समुद्र का पानी भी हो सकता है, मीठा पानी नदी या तालाब का भी हो सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है जो जननांग होते हैं, इनके जननांग जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिकी। क्या होते हैं? एक कोशिकी। और निषेचन जब होता है इनमें, चूंकि हमने बताया है लैंगिक भी होता है, तो निषेचन जो होता है, निषेचन के बाद भ्रूण नहीं बनाते, नहीं बनाते। निषेचन के बाद भ्रूण नहीं बनाते। क्लियर हुआ? अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें, तो क्या इनमें केवल हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं? क्या इनमें केवल हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं? नहीं, ये जो है 3 वर्णक इसमें पाए जाते हैं। क्या कितने वर्णक पाए जाते हैं? हरा, लाल और भूरा। ध्यान दीजिएगा, शैवालों में प्रकाश संश्लेषण के लिए, शैवालों में प्रकाश संश्लेषण के लिए तीन ध्यान दीजिएगा, 3 वर्णक पाए जाते हैं। मतलब केवल हरे नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं। कौन कौन से? हरा, दूसरा लाल, तीसरा भूरा। 3 रंग होते हैं, 3 वर्णक पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3 वर्णक उपस्थित होते हैं। तो प्रजनन आपने देखा कि कायिक से भी होता है, लैंगिक से होता है और अलैंगिक से भी होता है। ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए, शैवालों का जो है, जो भी संरचना से संबंधित, लक्षणों से संबंधित है, वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब शैवालों के टॉपिक में लास्ट में और सबसे महत्वपूर्ण हम देखेंगे टॉपिक, वो क्या है? वो है इनका आर्थिक महत्व। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक है और किस किस चीजों के लिए इनका उपयोग होता है। ठीक है, इनका आर्थिक महत्व हम देखेंगे और ये चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा? आज के वीडियो में हमने लाइकेन को देखा, उनका आर्थिक महत्व क्या है, और हमने एक नया टॉपिक शुरू किया, पादप जगत, जिसमें हमने थैलोफाइटा देखा और शैवाल देखा। और पादप जो जगत है इसका हमने विभाजन भी देखा, जिसको हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो शैवाल से संबंधित ये जो बातें हैं आप बिल्कुल इनको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। चाहे जितनी भी पुस्तक आप पढ़ेंगे सब में इससे बाहर की चीज नहीं पूछी जाएगी। हम खुद जो है आपके लिए मेहनत करके एक जगह तथ्यों को रखने का प्रयास करते हैं। तथ्यों के रूप में तो बिल्कुल कहीं से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम बिल्कुल जो है पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी शंका को दूर करने का। तो शैवाल में ये चीजें कंप्लीट हो गई और आगे आपको बताएंगे कि इनका आर्थिक महत्व क्या है, फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद।